नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की फजीहत हो रही है, थू थू हो रही है देश भर में। पता नहीं बिहार में ये क्या हो रहा है, कौन सी विपदा आ गई है। भ्रष्टाचार की कहानियां, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में समझौता, ये सारी बातें तो होती ही रहती थी। मानसून भी देर से आया, लेकिन जैसे ही मॉनसून आया, बिहार में पुल और पुलिया ठीक वैसे ही गिर रहे हैं जैसे बारिश के दिनों में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो पुल गिर रहे हैं वह कब के बने हैं। कुछ नए पुल भी गिर जा रहे हैं, कुछ पुराने पुल भी गिर रहे हैं। और ये ये घटनाएं चिढ़ाती तब हैं जब उनके ही सामने, उनके ही इर्द गिर्द ब्रिटिश हुकूमत में बने पुल सही सलामत खड़े हैं। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि यह कौन सा दुर्लभ योग आ गया जिसमें ऐसी घटनाएं रोज घट जा रही हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव है नहीं, भारत में ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी से तंग आकर या नीतीश कुमार की ईमानदारी से प्रसन्न होकर बिहार में पुल और पुलिये आत्महत्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, उनमें 2005 के पहले बने पुल पुलिया भी हैं और अभी के भी हैं। सियासत इतनी तेज हो गई है। आज ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, मैं तो 20 दिनों का मंत्री हूं। जब मंत्री बना तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गया और यह 20 दिन पहले ही खत्म हुआ है। उसके 1.5 साल पहले तक तो स्वयं तेजस्वी यादव ही इस विभाग के मंत्री थे, तो वे स्वयं से क्यों नहीं पूछते हैं। पिछले एक पखवाड़े में 12 पुल पुलिया गिर गए। भ्रष्टाचार की बू आती है, मेंटेनेंस की कमी दिखती है, ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही दिखती है। जिस पुल पर कौन सी ट्रक जा सकती है, कौन सी ट्रक नहीं जा सकती है, ओवरलोडिंग का खेल बिहार में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से चलता है, मेंटेनेंस का क्या हाल होता है, हम और आप सबको पता है। आप भी चंपारण से आते हैं। तो बिहार ने नाक कटा दिया है। रोज ऐसी सूचनाएं आ रही है, खबरें आ रही है, हर घंटे खबर आ रही है। यह तो लज्जा की बात है अजीत जी। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 पहलू हैं। आपने जो बातें कही, जो घटना हो रही जी, जो घटनाएँ हो रही हैं, उसके कई 3-4 पहलू हैं जो आपकी बात से भी ज़ाहिर हुआ। एक राजनीतिक पहलू है, जो आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए या अशोक चौधरी जी, ने जो जवाब दिए, एक वो पहलू है। जो राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हाँ, एक अलग पहलू है। इस सरकार की ज़िम्मेदारी होगी, अभी जो मंत्री हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी, या जो पहले मंत्री थे उनकी ज़िम्मेदारी होगी। एक पहलू वो भी है, जी, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, राजनीति पर भी बात करेंगे। वो जो पहलू है जो अशोक चौधरी ने कहा, उस पर भी जी, हम लोग बात करेंगे। जो भ्रष्टाचार की बात और पुल के निर्माण की जो क्वालिटी की बात है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। पहले उस बात की बात करें जो जो एक जिस मीम की बात हाँ, तेजस्वी यादव ने कही है कि नीतीश कुमार की ईमानदारी से तंग आकर के, तो ये पूरा सोशल मीडिया इस तरह के बिल्कुल, मीम्स से भरा हुआ है। इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं तो लोग मीम्स बनाते हैं, और इसमें मीम्स ज्यादा इसलिए बन रहे हैं, लोग मजाक ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी पुल गिरने की घटना में कोई जान जी, माल की क्षति नहीं हुई है, किसी व्यक्ति हुँ, का निधन नहीं हुआ है। तो वो एक आप मान सकते हैं कि ये ऐसी घटना है जिसका आप मजाक उड़ा सकते हैं, हंसी बना सकते हैं, जी, लोग मरे नहीं है इसमें। तो मीम्स बन रहे हैं। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एस वाई कुरैशी ने, डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने एक मीम शेयर किया। जब हम आपने तय किया कि हम लोग बिल्कुल, आज इस पर बात करेंगे, तो हमने वो हुँ, मीम्स तभी ध्यान में आया। एस वाई कुरैशी ने कहा है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि उस गर्मी से तंग आकर के बिहार में 9 पुल नदी में जी, कूद गए नहाने के लिए। तो ये एक मीम आया था, तो वो बहुत गर्मी थी तब की बात थी। फिर हमको एक दूसरी चीज ध्यान में आई। पाकिस्तान में एक शो आता था, जी, लूज टॉक। बहुत बढ़िया ह्यूमरस शो था, और वहां के सबसे सबसे मशहूर और सबसे सम्मानित पत्रकार अनवर हुँ, मकसूद उस शो को जी, करते थे, लूज टॉक को।
और उनके साथ मोइन अख्तर एक दूसरे कैरेक्टर होते थे। ये 2011 में प्रोग्राम बंद हो गया मोइन अख्तर के निधन के बाद। उसमें एक एपिसोड है, खोज के लोगों को देखना चाहिए है, जिसमें मोइन अख्तर का जो कैरेक्टर है वो पत्रकार अनवर मकसूद से पूछता है कि पुल किस लिए बनते हैं। वो ये सवाल पूछ रहा है बार बार कि पुल किस लिए बनते हैं, और अनवर मकसूद एक पत्रकार की हैसियत से समझा रहे हैं कि पुल बनता है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जा सके, लोग सड़क और नदी पार कर सकें, इसके लिए। लेकिन वो जो दूसरा कैरेक्टर है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, ये सारे जवाब गलत है, पुल किस लिए बनता है। कई बार इंसिस्ट करने के बाद वो कहता है कि पुल बनता है गिर जाने के लिए। जी हाँ, तो ये कितना बड़ा तंज है व्यवस्था पर, कितना बड़ा तंज है। प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के मिलिट्री शासन के दौर में भी वो प्रोग्राम इतनी हिम्मत की बात थी। वो पत्रकार अनवर मकसूद का वो प्रोग्राम लोगों को देखना चाहिए है। ये तंज था व्यवस्था पर कि पुल बनता है गिर जाने के लिए। तो ये आप समझिए कि बिहार का जो सारा घटनाक्रम है, इसको पूरे देश के इसमें हो रही इस तरह की घटनाओं से जोड़ करके आप देखिए किस लिए पुल बनता है, कैसे जो है हवाई अड्डों की कैनोपी गिर जा रही है, छत गिर जा रही है। 3 हवाई अड्डों की छत गिर गई पिछले 1 महीने के भीतर, 15 दिन के भीतर। जबलपुर में, राजकोट में और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसे कैनोपी गिर गई, छत गिर गई, एक व्यक्ति मर गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर। कैसे अभी चुनाव के पहले जिस अटल सेतु का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने मुंबई में, उस पुल पर दरारें आई हुई हैं, उस पुल की सके, और लोग कह रहे हैं कि अप्रोच रोड पर की दरार आई हुई है। अरे भाई, बिना अप्रोच रोड के पुल पर कैसे पहुंचिएगा? अगर अप्रोच रोड पर दरार आई हुई है तो कहीं भी दरार आई कैसे आई 3 महीने पहले जो जिस पुल का उद्घाटन हुआ। तो ये जो सवाल है, ये गुजरात का हादसा भी याद है, गुजरात में किस तरीके से देखिए मोरबी का पुल गिरा जिस तरह से, और उसके बाद अभी देखा लोगों ने जो गेमिंग जोन में आग लगी थी, ये व्यवस्था की लापरवाही की जब बात होती है, जिस गेमिंग जोन में आग लगी और दर्जनों लोग मर गए, अभी जिस अधिकारी ने उस गेमिंग जोन की मंजूरी दी थी उसके यहाँ से 18 करोड़ रुपए का सोना और 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। तो ये जो अधिकारियों की मिली भगत है, ये जो पूरा व्यवस्था, ये पुल गिर रहे हैं, जैसे सड़कें धंस जा रही हैं, अयोध्या में रामपथ धंस गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है, पूरा राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के मुंह पर। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको देखना चाहिए है, जो वो अनवर मकसूद का सो था कि पुल गिर जाने के लिए बनते हैं। पुल गिर जाने के लिए इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें प्रशासन के जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो राजनेता हैं, सबकी मिली भगत होती है, सबको उसमें पैसे मिलते हैं, सारे लोगों की कमाई होती है, और एक पुल टूट जाता है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। थोड़े दिन का शोरगुल होता है, मीडिया में खबरें छपती हैं, और फिर नए पुल का टेंडर निकल जाता है, फिर उस नए पुल में सब आदमी दलाली कमीशन खा रहा होता है। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र बना हुआ है, जिस दुष्चक्र की वजह से, और हर आदमी उस समय आम आदमी पिसता है उसमें। अब देखिए जितने पुल गिरे हैं बिहार में, लाखों लोग दोनों तरफ के पुल के, नदी के दोनों तरफ, अभी नदियां उफनेंगी, नदियों में अभी पानी भरना है, और दोनों तरफ के लोग अपने अपने इलाके में फंसे रहेंगे। जो कनेक्ट करने वाला पुल है वो गिर गया, कितने लोग सफर कर रहे हैं। पैसे का जो नुकसान हुआ, जो टैक्स पेयर का पैसा गया, वो अलग चीज है, लेकिन जो लोगों को परेशानी हो रही है वो एक अलग चीज है। तो इसका एक तो ये एक बात थी कि पुल जो है इसलिए बनाया जाता है कि गिर जाए, और उसमें फिर नए पुल का टेंडर हो और कमीशन आए। और ब्रिटिश हुकूमत वाले पुल अभी भी नहीं गिरे हैं अजीत जी। हाँ, तो वो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में उनका दूसरा मकसद था पुल बनाने का, उनका मकसद कमीशन खाना नहीं था। वो पुल बना रहे थे, उनका दूसरा मकसद था। उनका भी ऐसा मकसद नहीं था कि देश की जनता की सेवा करनी थी, उनको मजबूत पुल बनाने थे और ट्रेन से यहाँ से कच्चा माल भर करके बंदरगाह तक पहुंचाना था, और वहां से उनको इंग्लैंड ले जाना था। तो वो पुल वो बड़ी सख्ती बरतते थे, और कोड़े लेकर के खड़े रहते थे। अंग्रेज अधिकारी की जरा सी भी गड़बड़ी होगी तो कोड़े चलते थे। तो उनका एक दूसरा मकसद था, यहाँ कोड़ा चलाने वाला कोई नहीं। असली बात वही, जिस पर हम अभी आ गए। का भी हाल हम लोगों ने देखा था ना, महात्मा गांधी सेतु की अवस्था देखा है हम लोगों ने, तो क्या हाल देखा है, कितने बरसों तो आप तो गंगा उसी पार रहते हैं, आपको पटना आने जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों की सोचिए, जो हम लोग मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, रक्सौल से जो लोग पटना आने वाले होते थे, और कितनी दुर्दशा होती थी लोगों को उस पुल की वजह से। और पिछले 10 साल से वो पुल बन रहा है, और उस पुल का बनना पूरा नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो कई पुल बन भी गए, लेकिन उस पुल का काम आज भी, उस पुल पर काम चल ही रहा है। तो वो एक अलग समस्या थी। 1984-83 का बना हुआ पुल था वो, और बनने के थोड़े दिन के बाद से ही उसमें दोबारा से काम शुरू हो गया। तो ये होता है, ये चूंकि इसलिए है क्योंकि अंग्रेज के जमाने की आपने बात कही, उस समय जिस तरह से डंडा चलाने वाला था, कोड़ा चलाने वाला था, आज कोई नहीं है, सबकी मिली भगत है। जो राजनीतिक
सत्ता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो ठेकेदार है, वो सबकी मिली भगत होती है। और ऊपर से क्या है, नियम हम लोगों के यहाँ है कि पुल बनेगा, पुल का ठेका उसको मिलेगा जो L1 होगा। मतलब सरकार जो जो प्राइस कोट करेगी, सरकार ने 200 करोड़ रुपए का अगर प्राइस कोट किया है, तो जो व्यक्ति 180 करोड़ में बनाने की बात कहेगा, 190 करोड़ में हम उसको ठेका देंगे, और फिर उसके बाद तब शुरू होगा कमीशन का खेल उसमें। तो कॉस्ट कम होते होते और जो भ्रष्टाचार की जो का चढ़ावा चढ़ाना है, वो चढ़ाते चढ़ाते अल्टीमेटली फिर ठेकेदार क्या है, वो 150 करोड़ में बनाएगा। तो फिर वो कैसे बनाएगा? घटिया क्वालिटी का सामान लगाएगा, कमजोर करेगा, वो अच्छे इंजीनियर नहीं खोजेगा, डिजाइन खराब होगा पुल का, और वो फिर अल्टीमेटली उस पुल की परिणति यही होगी जो अभी हम लोग देख रहे हैं। सभी पुलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपने भी कहा कि कई पुल पुराने हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, जो बनते बनते बीच में पुल गिर जा रहे हैं, जो उद्घाटन के 10 दिन 20 दिन में गिर जा रहे हैं, हम अभी उन पुलों की बात कर रहे हैं कि आप L1 दीजिएगा, जो लोएस्ट होगा आप उसको ठेका दीजिएगा, फिर उसमें वो कमीशन देगा, और नीचे से लेकर के वो जो सरकारी बाबू बिल बनाता है, कैशियर से लेकर के और चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी तक के जो पैसे जाते हैं और मंत्री तक के, वो सब देते देते ठेकेदार के पास इतना लिवरेज होता है कि वो खराब पुल बना करके चला जाए। ये अजीत अगर जी, ये आप बात सही भी है कि बिहार में जब निर्माण हो रहा होता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, क्योंकि नेता का, बाबू का, सबका पेट भरा होता है। अभी हमने एक उदाहरण देखा, मैं पिछले महीने उदयपुर गया हुआ था, आपसे मिलकर ही गया था। मैं जब उदयपुर में था तो मैं शाम को बाजार में था, एक व्यक्ति पीछे से दौड़ते हुए मेरे पास आया, मैं तो डर ही गया था। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो वो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। तो उदयपुर के प्रताप नगर इलाके में हमने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा गैस पाइपलाइन बिछवा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, तो किस कंपनी के लिए? तो ठेका अडानी की कंपनी को है, और अडानी की कंपनी ने उसे सबलेट कर रखा है बिहार की एक कंपनी को, विघ्नहर्ता शायद नाम है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि पटना में भी हमने ही बिछवाया है, और देश के कई दूसरे हिस्सों में भी। जब पटना में गैस पाइपलाइन बिछ रहा था, मेरे मोहल्ले में भी बिछ रहा था, तो मैंने देखा था किस बेतरतीब तरीके से, जहां मर्जी सड़क गड्ढा कर दीजिए, जितना दिन छोड़ना हो छोड़ दीजिए, किसी बात की कोई परवाह नहीं। और जब हमने उदयपुर में देखा, जिस इलाके में गैस पाइपलाइन बिछ रहा था, लोगों को कोई असुविधा नहीं थी। अभी गड्ढा किया, यहां तो गड्ढा करने की मंजूरी भी नहीं ली जाती है, जितनी मर्जी गड्ढा कर लीजिए। बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां सड़क पर सड़क बनती चली जाती है। बिहार ही ऐसा प्रदेश है, अभी देखिए पटना में मैरिन ड्राइव बना है, थोड़ी सी बारिश हुई है, जिस अप्रोच रोड की आप बात कर रहे थे, एक तो उस पर तो कब्जा हो गया, हाँ, और उसकी स्थिति क्या हुई है, जो लोग आ रहे हैं बिहार के रहने वाले, बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार के रहने वाले लोग, मैरिन ड्राइव मैरिन ड्राइव मैरिन ड्राइव, लेकिन उसकी दशा और दिशा क्या है जाकर के देख लीजिए, और कितने साल तक वह चलेगा। जो आप कह रहे थे ना कि मुंबई में, तो यहां कोई देखने वाला नहीं, कमीशन मिल गया, काम कैसा भी कीजिए, बिल प्राप्त कर लीजिए। और वो समस्या आपने जो कही ना, L1 20% 30% नीचे जाकर किस तरीके की प्रतियोगिता है पूछिए ही नहीं, मतलब आश्चर्य होता है सिस्टम को देखकर। तो फिर कैसे बनेगा? 20% लोएस्ट रेट पर जाके, सरकार का रेट जो होता है वो लोएस्ट रेट होता है, मार्केट का उस समय जो प्रिवेलिंग रेट होता है, तमाम जो रॉ मटेरियल का जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल होता है, उस आधार पर सरकार तैयार करती है। उसमें अगर 200 करोड़ का टेंडर, हमने कहा कि कोई आदमी अगर 20% लोएस्ट जाकर के 160 करोड़ में लेगा, तो वो क्या बनाएगा? उसके ऊपर से उसको कमीशन देना होता है और बाकी सारी चीजें देनी होती है, तो वो कैसे बनाएगा? किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करेगा उसमें? देखिए, दुनिया के देश के जो बाकी जिन शहरों की आप बात करें, जिन राज्यों की, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आप दक्षिण भारत के राज्यों की बात करिए, वहां 200 करोड़ रुपए का टेंडर 250 करोड़ रुपए में जाता है, 250 करोड़ रुपए में टेंडर दिया जाता है। अगर उसमें भ्रष्टाचार होता भी है, तब भी अच्छी क्वालिटी का निर्माण होता है, सामान, उसमें पैसे का नुकसान जरूर होता है, वो वहां के नेता पैसे खाते हो या अधिकारी खाते हो, लेकिन वहां लोएस्ट पर जाकर के कंपटीशन करके 30% नीचे जाकर के देने का चलन नहीं होता है। पहले ही प्रोजेक्ट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का बनेगा, उसमें दिया जाएगा, मैंने अच्छी वह भाषण क्वालिटी भी का। सुना है जब नितिन गडकरी ने कहा कि देखिए मैं गुणवत्ता की बात करता हूँ, मैं लोएस्ट की बात नहीं करता हूँ, 5% अधिक ले लीजिए लेकिन क्वालिटी दीजिए।
देखिए प्रताप सिंह कैरो ने चंडीगढ़ बसाया, भ्रष्टाचार की कितनी बातें हुई, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं हाँ, किया। आज भी चंडीगढ़ के लोग एम्स नहीं बिल्कुल मांगते हैं, आज भी चंडीगढ़ के लोग मेट्रो नहीं मांगते हैं, तो गुणवत्ता की बात, और यहाँ गुणवत्ता देखने वाला कोई है ही नहीं। हाँ? तो ये वो फिर ये पहली चीज ये होती है, और उसके बाद जो आप क्वालिटी कंट्रोल का मामला आता है, क्वालिटी चेक का मामला होता है, वो जी, करने कोई नहीं जाता है। और उसके भी कई कारण है। बिहार के संदर्भ में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और अभी ऐसे पुलों की बात कर रहे हैं जो निर्माणाधीन पुल गिरे हैं। देखिए पिछले साल जो आपको ध्यान होगा, जो पुल गिरा था 1700 करोड़ की लागत का, जो गंगा नदी पर जी, पुल बन रहा है सुल्तानगंज का, वो पिछले साल जून की बात हुँ, है, पुल गिरा था। फिर अभी उसके वो सत्तर घाट का पुल, पता नहीं अब वो किस समय गिरा था, वो उसका डेट ध्यान नहीं आ रहा है हमको, लेकिन नंदकिशोर यादव तब मंत्री थे। वो पुल गिरा था 264-65 करोड़ रुपए का गोपालगंज में, और बना था, बनते ही पुल थोड़े दिन के बाद ही वो बिल्कुल, पुल गिर गया था। 264 करोड़ रुपए का पुल था। ये निर्माणाधीन पुल है। अभी भी एक पुल की खबर हमने सुनी कि 12 करोड़ रुपए का पुल अररिया के पास कोई एक पुल जी, गिरा, जो बन रहा था हुँ, और बनते में गिर गया। तो ये विशुद्ध रूप से करप्शन का केस है। इसमें विशुद्ध रूप से करप्शन का केस है। इसमें किसी को, अगर नीतीश कुमार, अब वो तेजस्वी यादव तंज कर रहे थे, वो ये अलग चीज है, लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाता है। नीतीश कुमार हुँ, बेईमान नेता नहीं है। और नीतीश कुमार को उनके साख पर आ बन पड़ी है ये। उनको तत्काल इस तरह के मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुल, निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, वो कैसे गिर रहे हैं, या उद्घाटन के 23 दिन के बाद कोई पुल गिरा, कैसे गिरा? पुराने पुल जो गिर रहे हैं, जो कल परसों जो 5 आज भी पुल या गिर रहा 4 पुल गिरे, उसमें जो गंडकी नदी पर, और वो जी, ये सब पुल पुराने हैं, 30 साल जी, 40 साल पुराने हैं, और उसके कारण बताए जा रहे हैं कि इन कारणों से गिर गए। उसकी नदी की उड़ाही हुई थी, मतलब नदी की सफाई हुई थी, उसमें से मिट्टी निकाला गया था, तो पानी का प्रवाह बढ़ गया और उससे पुल गिर गया। हालांकि ये बचाव का कोई उपाय, ये तर्क नहीं हो सकता है कि सरकार को इस पर बचाव नहीं, सरकार कर सकती है इस तरह के तर्क से, लेकिन उसका एक लॉजिक समझ में आता है। लेकिन जो पुल जी, बनते हुए गिर जा रहे हैं, और ये होता है कि कहीं डिजाइन की कमी है, तो कहीं दूसरे तरह की कमी है, और फिर उसके ऊपर जो राजनीति शुरू हो जाती है, इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। और ये तब होगा जब तत्काल बिल्कुल, सख्त कार्रवाई होगी। तत्काल सख्त कार्रवाई होगी, ये जी, ध्यान दिए बिना कि पुल का कंस्ट्रक्शन करने वाला जो ठेकेदार है, वो किस अधिकारी का या किस मंत्री का रिश्तेदार है, या किस अधिकारी या किस मंत्री की जाति का है, ये सब देखे बिना उस मंत्री पर, अधिकारी पर, उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करिए, उनको ब्लैकलिस्ट करिए, तत्काल सख्त मैसेज दीजिए। और सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से वो नहीं होगा, आप गिरफ्तारी बिल्कुल, कराइए कुछ लोग। ये 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 पूरे शासन पर, नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं, उसके ऊपर दाग है। ये एक धब्बा उसके ऊपर है। उनके अब जाते जाते अपने जीवन के राजनीतिक जीवन के आखिरी उसमें पड़ाव पर हैं, और इस तरह की चीजें नीतीश कुमार को झेलनी पड़ रही है। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी से प्रभावित होकर कह रहे, जब ये पुल गिरा था सुल्तानगंज का, तब तो नीतीश कुमार ही, तेजस्वी यादव ही सड़क परिवहन मंत्री थे। उन्हीं के मंत्रालय के तहत वो पुल बन रहा था, और तब वो डिजाइन की बात करने लगे थे, स्ट्रक्चर की बात करने लगे थे। और जब नंदकिशोर यादव मंत्री थे और पुल गिरा था 70 घाट का, तो वो राजनीति की बात करते थे कि नंदकिशोर यादव से बिल्कुल, पूछिए। जब आप खुद मंत्री थे और पुल गिर रहा था, तब आप डिजाइन कंस्ट्रक्शन को, हुँ, स्ट्रक्चर को दोष दे रहे थे। जब दूसरा मंत्री है, तब आप कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करिए। ये राजनीति नहीं होनी। हम लोगों को इससे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या उस समय नंदकिशोर यादव या जेडीयू के लोग कर रहे थे। ये जरूरत इस बात की है, ये नीतीश कुमार की नहीं साख का देखिए, जब सवाल है, नीतीश कुमार की साख उनके का मंत्री के सवाल, साख का सवाल है, उनके उनके अधिकारियों अजीत की जी साख जब का बात सवाल है। करते हैं नीतीश कुमार की साख का सवाल, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इधर के दिनों में जो अफसर हैं, जो भ्रष्ट प्राधिकारी हैं, पता नहीं उनके चॉइस में उनके खिलाफ एक्शन लेने में पीछे क्यों छूट जाते हैं। देखिए अभी-अभी एक और मामले में बिहार की बड़ी बदनामी हुई। आपको याद होगा पिछले साल सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दिन ही पेपर लीक हो गया था, और तब केंद्रीय भर्ती परिषद जो भी परीक्षा संचालित कर रही एजेंसी थी, उसके चेयरमैन थे एसके सिंघल। उन्हें बिहार का डीजीपी भी बनाया गया था। जब एसके सिंघल को नीतीश कुमार ने डीजीपी बनाया था, तब भी सवाल पैदा हुआ था कि जिस आईपीएस प्राधिकारी को शहाबुद्दीन ने सिवान में AK-47 से खदेड़ा था, उसे आप कैसे डीजीपी बना रहे हैं? तो जब डीजीपी भी रहे, तो वो विवादों में रहे, कई तरीके की बातें होती रही। जब वो रिटायर हुए, एक्सटेंशन भी मिल गया था। पता नहीं नीतीश कुमार कभी-कभी ऐसे फैसले करते हैं, फिर उन्हें सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, और पेपर लीक हुआ। अब देखिए ईओयू ने जो रिपोर्ट सौंपी है, एक ऐसी कंपनी को जो कागज पर कंपनी थी, जिसके पास कोई छापा खाना नहीं था,
जिसके पास कोई वेयर हाउस नहीं था, जिसके पास अपना कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, उसे सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा दे दिया गया था। पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई, इसके सिंगल हटा भी दिए गए। संजीव मुखिया का नाम आया, जो दूसरे अभियुक्त हैं, कई गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जिसने फर्जी एजेंसी को, क्या आप इतना भी नहीं पता कर पाते हैं? क्या सिस्टम है कि जिसे आप छाप, कितना गोपनीय काम होता है, इसमें बहुत लोगों का प्रवेश भी नहीं होता, एंट्री भी नहीं होती है। इतने बड़े बड़े काम भ्रष्टाचार की बलि, और खिलवाड़ किसके साथ होता है? जिस तरीके से आज पुल पुलिया गिर रहे हैं, गांवों का संपर्क टूट रहा है, जो सिपाही बनने का सपना संजोए थे, 3 चरणों में परीक्षा होनी थी, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तीनों चरणों की परीक्षाओं को कैंसिल कर देना पड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पाते। देखिए, ये हाल के दिनों में पिछले कुछ एक आध साल 2 साल से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शिथिलता देखने को मिल रही है नीतीश कुमार के फैसलों में। वो उनका प्रताप है, उनकी पुण्यता है जो वो चुनाव भी जीत रहे हैं और सब सरकार चल भी रही है उनकी। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अपोजिशन इतना मजबूत नहीं है, कमजोर है, उसका सामाजिक आधार जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे छोटा है, वो चुनाव नहीं जीत सकता है। तो नीतीश कुमार चल रहे हैं, अपने रेपुटेशन उनका प्रिसीड कर रहा है, अपने रेपुटेशन के आधार पर जो उनकी पुरानी कमाई थी, जो हम लोग कहते हैं कि पुराने जमाने का जो खाया पिया शरीर था वो बुढ़ापे में भी चल रहा होता था, तो वो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का की जो पुरानी पुण्यता है वो चल रही है, जिसके नाम पर वो भी चल रहे हैं, उनकी सरकार भी चल रही है और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन चुनाव भी जीत रहे हैं। और ये जो आपने कही अभी परीक्षा लीक होने वाला और ठेके पर सारी चीजें देने वाला, ये पूरे कुएं में बांग पड़ी हुई है ज्ञानेश्वर। जो इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके पास भी अपना कुछ नहीं, सारे आउटसोर्स है, सारे आउटसोर्स है। सब ठेके पर है। उसमें 14 अधिकारी हैं, वो 14 अधिकारी भी अपने नहीं है, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट से सब अपने सब बिल्कुल इमारत नहीं है अपनी, उसके किराए की इमारत है। जो लोग हैं सब डेपुटेशन पर आए हुए हैं और पेपर सेट करने से लेकर के पेपर छापने तक, आंसर सीट जो ओएमआर सीट है उसको स्कैन करने तक का सारा काम ठेके पर होता है। और आपने देखा किस तरह से ऑटो में भर के और गाड़ी में रख के लोग प्रश्न पत्र ले जाए जाते हैं इस सेंटर से उस सेंटर तक और इस बैंक के लॉकर से निकाल करके और परीक्षा के केंद्रों तक। तो होना है उसमें, वो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इतनी लापरवाही और इतना इस तरह के मतलब खिलवाड़ का ये तरीका है लोगों का बच्चों के साथ, भविष्य के साथ। वही वही जब प्रशासन का, व्यवस्था का जब एक नजरिया एक विषय के लिए होता है तो वही हर विषय के लिए होता है। तो वही नजरिया कामकाज में है। जो आपने कहा ना कि वहां अडानी को मिला हुआ और उसने किसी को आगे सबलेट किया हुआ है काम, वो सारे बड़े ठेकेदार अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके ठेका लेते हैं, उसके आगे किसी को वो लोग बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। फिर जिसको बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो आगे लोगों को ठेके पर सबलेट करता है काम, और उसमें कहीं क्वालिटी चेक नहीं रह जाती है। जिसने ठेका उठाया उसने आधा %, 1% अपना लिया और उसने आगे दे दिया दूसरे को, दूसरे ने आधा 1% लिया तीसरे को दे दिया, अब तीसरा उसको बनवा रहा है, जैसे तैसे काम हो रहा है और कोई निगरानी नहीं हो रही है। काम बन के पूरा हुआ, कई बार ऐसा होता है, ये भी आजकल देखने को मिल रहा है, और कई दुर्घटनाओं का कारण ये भी है कि पुल बनने के पहले कोई ना कोई चुनाव आ गया और नेता इस हड़बड़ी में है कि उद्घाटन करना है, जल्दी से पुल पूरा करो, जल्दी से सड़क पूरी करो, हमको उद्घाटन करना है, बिल्डिंग बना के खड़ा करो, उद्घाटन करना है, फीता काटना है। आप हड़बड़ी में जाकर के आपने ठेकेदार को ठीक से समय नहीं दिया काम करने का, जाकर के उद्घाटन कराए, और उसके बाद कोई बारिश हो गई, कोई आंधी तूफान आ गया, कोई भूकंप आ गया, इमारत गिर गई, कोई एक हिस्सा गिर गया, उसके बाद आप जनता सफर कर रही है, जनता का पैसा चला गया, आपको कौन सी मेट्रो लाइन है? चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता लागू होने के पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया, और मेट्रो लाइन अभी शुरू ही नहीं हुई थी। दिल्ली में ही देखा जी, शुरू नहीं हुई। हाँ, है मेट्रो लाइन अभी चालू नहीं हुई और उसका उद्घाटन हो गया। तो ये काम भी नेता करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और उसके बाद जब ऐसी कोई घटना हो जाएगी तो ये ब्लेम शिफ्ट करेंगे एक दूसरे पर, इसको शिफ्ट करें, उसको शिफ्ट करें। जैसे अभी हम लोग बिहार की चर्चा की आपने, अशोक चौधरी अभी नए मंत्री बने हैं, तो अब वो जिम्मा डाल सकते हैं पीछे वाले मंत्री के ऊपर, उसके पहले की सरकार के ऊपर। इसमें क्या, इसमें तो कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। ये तो मैटर ऑफ फैक्ट बताएंगे कि हम तो अभी 1.5 महीना पहले बने हैं। भाई आप 1.5 महीना पहले बने हैं, लेकिन जेडीयू की सरकार तो लगातार है 18 साल से, तो आप किसी और पर कैसे ब्लेम शिफ्ट कर सकते हैं? जैसे दिल्ली में सुनने को मिला, दिल्ली में देखिए जब ये एयरपोर्ट की छत गिरी टर्मिनल 1 पर, जिसमें एक व्यक्ति रमेश कुमार जो कैब ड्राइवर थे उनकी डेथ हुई, तो बीजेपी के तरफ से कहा गया कि ये पुल 2008-9 में बना था, यूपीए सरकार ने बनवाया था, और बजाबता जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन रेड्डी, उन्होंने ये बात कही ऑफिशियली
भाई 2008-9 में बना, आप 2014 से हैं, तो उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा किसका है? आप उसकी देखरेख का जिम्मा किसका है? आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, आप 2009 में कह दीजिएगा। फिर ये मजाक बनना शुरू हुआ कि आज अगर राष्ट्रपति भवन में कुछ हिस्सा टूट जाए तो क्या आप कहिएगा कि अंग्रेजों को ब्लेम करिएगा कि अंग्रेज बनवा के गए थे? और लाल किले का कोई हिस्सा गिर जाए तो आप शाहजहां को कोट कटघरे में खड़ा करिएगा कि शाहजहां ने बनवाया था? जिसने नहीं, भी बनवाया, देखिए जिसके समय आप भी पुल बिल्कुल बना हो, जिसके बिल्कुल समय भी वाजिब सड़क सवाल बनी पर हो। आ रहे हैं अजीत जी। मेंटेनेंस मेंटेनेंस की बात तो बिहार में होती ही नहीं है, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे सड़कें हो। आप भी जाते हैं चंपारण, आप भी जाते हैं मोतिहारी, एनएच बन जाता है, और जब बनता है तो कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है? बालू से लदी हुई ट्रकें, सीमेंट से लोडेड ट्रक, और फिर जहां मर्जी वहां कट काट दीजिए। बस थाने वाले को सेट करना है और टॉल वाले को सेट करना है। मैं पटना से बख्तियारपुर जाता हूं, इतना कट है, न गाड़ी स्पीड भर सकती है, फराटे में जा सकती है। मतलब ये है, कोई नेताजी का ये शोरूम है उनके लिए कट है, ये फला का शोरूम है उनके लिए कट है। और मेंटेनेंस मेंटेनेंस का तो मत पूछिए। जितने पुल पुलिया गिर रहे हैं, क्या आप उसे झांकने भी जाते हैं? जिस पर 8 टन की ट्रकें चलनी चाहिए, 10 टन की ट्रकें चलनी चाहिए, उस पर 20 टन और क्या 14 टन की ट्रकें चल रही हैं। इसे कोई देखता भी है क्या? कोई रोकता भी क्या है? और रोकता भी है तो सिर्फ पैसे के लिए। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा सवाल है ना। ये क्या है? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। और अब क्या, अब ऐसी तकनीक आ गई है, आधुनिक तकनीक ऐसी आ गई है कि मेंटेनेंस का काम बहुत आसान हो गया है। पुल जो है कितना भी पुराना हो, उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उसके पिलर्स कितने मजबूत हैं, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है, ऊपर की सड़क कितनी मजबूत है, इन सब का टेस्ट करने के लिए अब इक्विपमेंट्स आ गए हैं। मशीन के जरिए आप पता कर सकते हैं कि ये पुल कितना मजबूत है और इसमें कितनी जान और बची हुई है, कितने दिन इस पुल को और चलाया बिल्कुल। जा सकता है। अब जाकर के नींद खुली है और नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक कमेटी बनवाई है और कमेटी को कहा है कि आप सभी तमाम पुलों का निरीक्षण करिए और उनकी जांच कराइए। अब ये काम पहले क्यों नहीं सूझा किसी को, किसी अधिकारी को, जिस अधिकारी के जिम्मे ये काम है, या सरकार में भी जो मंत्री हैं उनको ये बात पहले क्यों नहीं सूझा कि सारे पुलों का सर्वे कराया जाए, जितने पुराने पुल हैं उनको कैटेगराइज कराया जाए कि कौन पुल 30 साल 40 साल पुराना है, कौन 50 साल पुराना है, उन सबकी टेस्टिंग हो। उनमें अगर कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाए, मेंटेनेंस की जरूरत है, अगर पुल कमजोर हो गया है तो बैरिकेड लगाए जाए दोनों तरफ और ये लिखा जाए कि यहाँ इससे इससे भारी वाहन नहीं जा सकता और उसको इंश्योर कराया जाए। ये सब जब दुर्घटना हो जाती है तभी ये सब काम क्यों शुरू होता है? और ये तय मानिए ज्ञानेश्वर जी, ये काम भी कोई सस्टेन करने वाला नहीं है। ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक ये खबरें चल रही हैं, मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, मानसून के सीजन में भारी बारिश, जब तक पुल गिरते रहेंगे तब तक ये चर्चा में रहेंगी ये चीजें, और फिर चर्चा से बाहर हो गई, खत्म हो गई। कोई मेंटेनेंस सरकार को नहीं करना है, जबकि पुल बनने के साथ ही या सड़क बनने के साथ ही ठेकेदार के साथ उसके मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 5 साल 10 साल 25 साल तक उसको मेंटेनेंस करनी है। सड़क की, सड़क टूटनी नहीं चाहिए, टूटने पर उसको मेंटेन करना होगा। और अब क्या हुआ है, ये सारा पूरा जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने पुल बन रहे हैं, ये सब सिर्फ पैसे बिल्कुल। कमाने का साधन बन गए बिल्कुल। हैं सरकारों के लिए। आम आदमी को लूटने का साधन हो गया। ये सारे पुल, हाईवेज, एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं सब जनता को लूटने का साधन है। कि आप जनता से पहले सब आदमी कहते हैं कि आपके टैक्स के पैसे से सड़क बनती है। भाई जब हमारे टैक्स के पैसे से सड़क बनती है तो फिर उस सड़क पर चलने के लिए हमसे टोल टैक्स क्यों लेते हो? जब हमने टैक्स दिया उसी पैसे से, तुम खुद ही मंत्री कहते हैं कि हम आपके टैक्स के पैसे से सड़क बना रहे हैं, और फिर उसी पर चलने के लिए हमसे दोबारा भी टैक्स लेते हैं। उसी पर चलने के लिए हमसे पेट्रोल डीजल पर 50% तक, 40% तक टैक्स लिया जा रहा है। उसी पर चलने के लिए पर लीटर पेट्रोल और डीजल पर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस भी लेते हैं हमसे। गाड़ी हम जब खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स, उसी समय आप वन टाइम रोड टैक्स भी लेते हैं। एक व्यक्ति से एक मुर्गा 4 बार हलाल होता है। एक व्यक्ति सड़क पर चलने के लिए 4 बार आप उसकी गर्दन काट रहे हैं, और उसके बाद आप दे क्या रहे हैं उसको? ऐसी टूटी फूटी सड़कें, ऐसे जो आपने कहा 10 जगह से कट वाली सड़क, आप एक्सप्रेसवे पर 10 जगह कट निकाले हुए कि अमुक नेताजी का घर है तो अमुक नेताजी का शोरूम है, लोग तेज गाड़ी चला नहीं सकते हैं, अब तेज चलाएंगे तो दुर्घटना होगी। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये एक ऐसा दुष्चक्र है, इस सिस्टम में पूरा लूट का सिस्टम बन गया है। जनता और को लूटना है, कमीशन खाना है, तकनीक के आप इस्तेमाल उस की पर। बात करें अजीत जी, देखिए जब तकनीक आती है, मैं बिहार में इस बात से परेशान रहता हूँ। मशीनें खरीद ली जाती है, इक्विपमेंट्स खरीद लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी कमीशन होता है, और फिर उसका कोई काम नहीं आता है। देखिए मैं अभी हाल फिलहाल में जब दिल्ली में था,
तो मैं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एक पुलिस पदाधिकारी से मिला। उन्होंने मेरी ऐसी कुंडली निकाल दी कि मैं तो चौंक गया। मैं यदि यहां बैठकर आपको कहूं अजीत जी, मैं बिना आपसे पूछे, मुझे लगा कि मुझे तो आधुनिक जमाने का ज्योतिषी हो जाना चाहिए कि अजीत जी हम आपसे ये पूछे, इस कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का वक्त लगता है कि आपका क्या इस बैंक में आपका अकाउंट है, इसका नंबर ये है, हाँ? आपने जोमेटो से इस तारीख को ऑर्डर किया था, यहां ये डिलीवरी हुई, आपने इस तारीख, मैंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, हाँ? आपने क्या आईआरसीटी से इस तारीख को इस ट्रेन में बुकिंग कराई थी, क्या आपने इस तारीख को एयर टिकट खरीदे थे? तो 1 मिनट में मतलब पूरी कुंडली निकल जा रही है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस्तेमाल अरे कहां हो रहा है, हाँ? यह भी बता रहा है कि आप यदि कोई गेम खेल रहे हैं तो आप कब लॉग इन किए थे, हुँ? तो यदि मैं आपको बता दूं कि आपके अकाउंट यहां 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 है, इस बैंक का नंबर ये है, तो आप तो अचानक चौंक जाएंगे ना। लेकिन इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल उसका नेगेटिव हो रहा है, जनता का सर्विलेंस के लिए हो रहा है, निगरानी के लिए हो रहा है, फ्रॉड के लिए हो रहा है, बिल्कुल। उन सिस्टम इन तमाम इक्विपमेंट का इस्तेमाल, जैसे आपने कहा कि रोड सेफ्टी का पता लगाने के लिए या पुलों की सेफ्टी का पता लगाने के लिए इक्विपमेंट खरीद लीजिए, इक्विपमेंट में कमीशन मिल गया, वो इक्विपमेंट बंद करके रखे गए, जी। उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। या इस्तेमाल करने की जो सलाहियत होनी चाहिए, जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए है, उस एक्सपर्टीज का और आपके इसकी पास सबसे आदमी बड़ी नहीं है, गवाही बिहार में तो तो सब हेल्थ जैसे सिस्टम है तैसे ना। हो रहा है। मशीनें खरीद ली जाती है, लेकिन मशीन चलाएगा कौन? हाँ, हाँ, मशीनों का इस्तेमाल कैसे होगा? हाँ, उसकी कोई आदमी नहीं। पता ही नहीं होता है, कोई पता ही नहीं होता है। हाँ, और उसके बाद आप देखिए, जो तीसरा हम जो अभी कह रहे थे, जो लूट का सिस्टम है, उसमें अब क्या है कि अब सारी सड़कें बिल्कुल। प्राइवेटाइज की जा रही हैं, सड़कें और पुल आप बेच रहे हैं, सरकार सारी जी। सड़कें बेच रही है, बिहार की भी सड़कें बिक गई हैं। कई अमेरिकन कंपनी और कहाँ की कंपनी उसने ले लिया, और अब वो सैटेलाइट से वो टोल टैक्स वाला सिस्टम लागू होने जा रहा है कि आप कहीं हाईवे पर चढ़िएगा और जितनी दूर चढ़ के उतरिएगा उतनी दूर का पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, वो आपको अपने अकाउंट का नंबर ऐड कराना है गाड़ी के जी। रजिस्ट्रेशन के समय ही। तो पैसा किसी किसी हाल में पैसा जेब से निकाल लेना, और ये सब जी। प्राइवेट कंपनियां करेंगी। आप इस स्पीड से ज्यादा चल रहे हैं, आपको तुरंत नोटिस आ जाएगा, आपको पैसा जमा कराना है उसमें। ये सब काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी, मतलब आपसे पैसा किस तरह से निकलवा ले, इसके सारे जी। उपाय सरकारें कर रही हैं। लेकिन आपको बेहतर सुविधा दे दें, आपके लिए अच्छी सड़कें हों, अच्छे पुल हों, आपकी जान माल को कोई खतरा नहीं हो, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रभावित नहीं हो, इसका जिम्मा किसी का नहीं। पुल खराब हो, सड़कें खराब होती हैं तभी बिल्कुल, टोल बिल्कुल। वसूला जाता रहता है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन टोल बना दिया, जी। आपको पैसे वसूलने हैं, आपको पैसे कमाने हैं। प्राइवेट कंपनी जिसको आपने ठेका दिया है वो टोल से पैसे कमा रहा है और सरकार को जीएसटी दे रहा है, और सरकार जीएसटी के आंकड़े दे करके खुश हो रही है, और जनता भी खुश हो रही है। 1,74,000 करोड़ रुपए जी। का जीएसटी आया। अरे भाई, तुम ये खुश होने की बात है, तुम्हारी हुँ। जेब से तो निकल के गया वो। तो जनता भी उसी तरह की है, उसके ऊपर कोड़े चलते हैं, उसको लूटा जाता है 10 तरह से, और जवाबदेही किसी की चलिए। नहीं होती है। ये सारा पुल का जो सिस्टम है ज्ञानेश्वर जी, किसी की जवाबदेही नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। ये एक कमेटी बन गई है ग्रामीण कार्य की कमेटी, कोई ना कोई पता नहीं कब रिपोर्ट देगी, क्या होगा, पुलों का कोई सर्वे नहीं होने जा रहा है, इसी तरह से पुल गिरते रहेंगे। आखिर वो भागलपुर का पुल पिछले साल जून में गिरा था 2023 के, उसके पहले दूसरे पुल गिरे थे, 70 घाट का पुल भी गिरा था, तो क्या हो गया पिछले एक बिल्कुल। साल में, क्या कार्रवाई हो गई उस पर? हर साल पुल गिर जाते हैं, हर साल बांध टूट जाते हैं, कहते हैं कि बांध में जो है चूहे चूहे जो है बांध काट देते हैं। तो कोई किसी की जवाबदेही नहीं होती, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, लोग जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी। जो अंग्रेज के जमाने के 150 साल के पुल बने हुए हैं और आज तक बचे हुए हैं, तो उनकी तरह के का कोड़ा चलाना नहीं शुरू होगा राजनीतिक सत्ता की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर, और जो सत्ता में है उनकी जवाबदेही बिल्कुल। नहीं तय होगी। देखिए, अब एक एक हम लोग हमेशा कब तक जिक्र करते रहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में रेल की दुर्घटना हुई तो जी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। खुद ही नीतीश कुमार मिसाल है। आज कोई इस्तीफा देता है? नहीं, आज इतनी देखिए, बड़ी बड़ी घटनाएं ये हो जा बड़ा रही हैं, किसी सवाल का ये कोई बड़ा इस्तीफा नहीं सवाल होता, है, और इसका मतलब नीतीश कोई कुमार को जवाबदेही यह नहीं। समझना होगा कि देखिए वो मिसाल रहे हैं, और वह मिसाल बुझती हुई दिखाई पड़ रही है यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। रोज पुल पुलिया गिर रहे हैं और आप खामोश हैं। कब दोषी दंडित होंगे, कब यह व्यवस्था बंद होगी, और किस तरीके से बिहार की बदनामी हो रही है, नीतीश कुमार को यह समझना होगा। नहीं तो थू थू हो रही है, फजियत हो रही है, बिहार बदनाम हो रहा है,
और बदनाम करने वाले लोग कौन हैं, ये सभी राजनेता जानते हैं और सभी जो बदनाम कर रहे हैं वे उनके ही करीब होते हैं। तो इस मुद्दे पर हमारी चर्चा अजीत जी के साथ आगे भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा और पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।